Hi guys, this is Tanvi, your biology educator, and today we'll be looking at chapter Cell, the fundamental unit of life. तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल. तो कंपोनेंट्स का मतलब यहाँ पे क्या है? कंपोनेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स. जैसे हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स है, वैसे ही सेल के भी, एक सिंगल सेल के भी बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. So moving on to the first part of the cell that we'll be discussing, that is cytoplasm. Cytoplasm क्या होता है? तो cytoplasm कुछ नहीं होता, it is just a fluid. ठीक है, एक ऐसा fluid होता है which is jelly like, जेली की तरह होता है. it is a fluid which is colorless. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, कैसा कलर होता है उसका? it is colorless. ठीक है, तो ये जो फ्लूइड है बेसिकली साइटोप्लाज्म का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है. जैसे मान लो खीर, अगर आपकी मम्मा खीर बनाती हैं तो उसके अंदर वो ड्राई फ्रूट्स भी डालती हैं. मान लो वो चावल की खीर है, उसके अंदर वो ड्राई फ्रूट्स डालेंगी, चावल भी डलेगा, बट बेसिकली जो खीर है वो बनती किससे है? जो फ्लूइड मटेरियल उसके अंदर होता है वो होता है मिल्क. दूध होता है जो फ्लूइड मटेरियल, जो उसको सब्सटेंस देता है, जो उसको मीडियम देता है. सिमिलरली सेल को भी जो मीडियम देता है वो होता है साइटोप्लाज्म, विच इज द जेली लाइक सब्सटेंस जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स एम्बेडेड होते हैं. सो साइटोप्लाज्म का जो बेसिक यहाँ पर क्या कहा गया है? इट इज मेनली, इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ सॉल्ट, प्रोटीन एंड वाटर. तो किस चीज से बनता है ये? सॉल्ट, प्रोटीन एंड वाटर. ये आते हैं हमारे पास 3 बेसिक पार्ट्स. अब फंक्शन इसका क्या है? इट फैसिलिटेट्स प्रोटीन सिंथेसिस एंड अदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस. क्यों भाई? क्योंकि सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस होंगे वो किसके थ्रू होंगे? साइटोप्लाज्म के ही थ्रू होंगे. वही तो मीडियम है उस सेल का. अगर वही मीडियम होगा तो उसी के थ्रू रिएक्शंस होंगे. जितना भी जो भी काम सेल के अंदर होना है वो किसके थ्रू होता है? साइटोप्लाज्म. अच्छा, अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं. हमने पिछली वाली क्लास में प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में सीखा था. अब यहाँ पर आ गया है हमारा टेस्टिंग टाइम कि आपको आता है या नहीं आता है. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स की जब हम साइज की बात करते थे तो हम क्या बोलते थे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द ओल्डर वर्जन्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स आर द न्यूअर वर्जन्स और द मॉडर्न वर्जन. एंड यूकैरियोटिक सेल कहाँ से ओरिजिनेट करा है? इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स. सो प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो साइज है इट इज जनरली स्मॉल, है ना? स्मॉल होता है कि नहीं होता? एंड यूकैरियोटिक सेल्स का क्या साइज होता है? इट इज लार्जर इन साइज. अगर हम कंपेयर करें तो इट इज लार्जर. नाउ अगर हमारे को, मैंने आपको उस दिन बताया था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूं. जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स को क्या बोला जाता है? 1 to 10 माइक्रोन्स, है ना? और माइक्रोन्स क्या होते हैं? माइक्रोन इज बेसिकली माइक्रोमीटर एंड माइक्रोमीटर इज अ स्मॉलर यूनिट. माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा. तो मीटर से भी छोटा जो एक यूनिट होती है उसको कहते हैं माइक्रोमीटर. एंड 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू 10 to the power -6 मीटर. यहां पर -6 का कुछ मतलब नहीं है. 1/10 to the power 6 मीटर, ये होता है 1 माइक्रोन. Whereas on the other side, यूकैरियोटिक सेल्स का क्या साइज होता है? 5 to almost हमारा 100 माइक्रोन्स. ये हमारा हो गया साइज. मूविंग ऑन, प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो क्या होता है? इट इज नॉट वेल डिफाइंड. क्योंकि ये कौन से वाले हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स हमारा ओल्डर वर्जन है. यूकैरियोटिक सेल्स का जो होता है वो न्यूक्लियर वेल डिफाइंड होता है. इसका जो न्यूक्लियर है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है एंड दैट इज व्हाई इट्स नॉट इवन कॉल्ड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस तो एक्चुअली एब्सेंट ही होता है, बट इसका जो न्यूक्लियस टाइप का जो एक चीज है उसको कहते हैं हम न्यूक्लियोलस.
Whereas on the other side प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्रोमोसोम सिर्फ 1 होता है, इसमें मोर देन 1 होता है और मल्टीपल क्रोमोसोम्स। चलो नेक्स्ट डिफरेंशिएशन क्या आ गया, प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते ही नहीं है, बट यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स वर प्रेजेंट। सेम जैसे ही न्यूक्लियस की हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में इट इज एब्सेंट, यूकैरियोटिक सेल्स में इट इज प्रेजेंट, सिमिलरली मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी इसमें एब्सेंट होते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट दैट वी आर गोना डिस्कस टुडे इज न्यूक्लियस। पहले हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ लिया कि साइटोप्लाज्म होता क्या है और उसके फंक्शंस क्या है। बेसिकली साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है, इट इज द लिक्विड जहां पर सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स है वो उसमें रिसाइड करते हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस बेसिकली क्या होता है। न्यूक्लियस सबसे ज्यादा इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स। क्यों है भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट? क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो है हमारा कंट्रोलिंग सेंटर। न्यूक्लियस ही है वो सेंटर जहां पे सारे डिसीजंस लिए जाते हैं कि सेल के अंदर क्या होगा, क्या नहीं होगा, सेल कैसे फंक्शन करेगा। सारे डिसीजंस जो हैं वो कौन लेता है? न्यूक्लियस लेता है। ठीक है, सारे के सारे जो भी कंट्रोल करना है, कंट्रोलिंग पार्ट, कंट्रोलिंग अथॉरिटी है न्यूक्लियस के पास। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, एक सीईओ है जो एक कंपनी का जो ओनर होता है कंपनी का, वो जैसे सारे डिसीजंस लेता है, सिमिलरली न्यूक्लियस सारे के सारे डिसीजंस लेता है सेल के बारे में। नाउ यहाँ पर क्या बोला गया? इट इज एन ऑर्गेनल दैट इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स एंड कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। ठीक है, इसकी शेप हम एक बार देख लेते हैं दैट इट इज स्फेरिकल इन शेप, एनक्लोज्ड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर एनवेलप। तो अब मैं आपको डिटेल में एक बार बता देती हूं कि कैसे न्यूक्लियस का डिजाइन कैसा होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज न्यूक्लियस इज 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होते हैं न्यूक्लियस के 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। अब आप एक बार मैं फिगर बनाती हूं यहाँ पे। दिस इज मेम्ब्रेन 1, दिस इज मेम्ब्रेन 2। ये मैं न्यूक्लियस का फिगर बना रही हूँ, न्यूक्लियस अंदर से कैसा दिखता है। दिस इज गोना बी द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स या फिर लाइनिंग मान लो आप। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर देयर इज अनदर सेंटर जो न्यूक्लियस का भी सेंटर होता है। इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। हाँ जी, अगर न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ द सेल देन न्यूक्लियोलस इज द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पे ये पता चल गया कि 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होते हैं। न्यूक्लियस का भी जो सेंटर है वो क्या कहते हैं उसको? न्यूक्लियोलस। एंड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स हैं इसके अंदर पोर्स होते हैं, ओपनिंग टाइप्स होती हैं, गेट्स होते हैं जिससे कि जो मटेरियल है वो इन और आउट हो पाए, जो न्यूक्लियोलस तक पहुंच जाए एंड न्यूक्लियस के जो हमारा न्यूक्लियस है उसके बाहर भी जा पाए। तो यहाँ पर जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो होना चाहिए, जो मूवमेंट होना चाहिए, वो किससे होता है? थ्रू पोर्स इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इटसेल्फ। अब मैं आपको बताती हूँ ये जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस, ये कैसा दिखता है। सो बेसिकली ये एक बॉल टाइप की होती है जिसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या हैं? हमारे क्रोमोसोम्स। ये होते हैं क्रोमोसोम्स। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर मेड अप ऑफ 2 काइंड्स ऑफ मटेरियल। वन इज डीएनए एंड सेकेंड वन इज प्रोटीन।
तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, जो न्यूक्लियस होता है उसके 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं, मतलब डबल कोटिंग होती है फॉर प्रोटेक्शन। न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है एंड उस न्यूक्लियोलस वो किस चीज का बना होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स, वो क्रोमोसोम्स का बना होता है विच इज एक्चुअली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो बेसिक इसका जो क्रोमोसोम होता है वो किस चीज का बना होता है, 2 kinds of material, one is DNA and the second one is protein। तो यहां पर जो हमारा DNA है, DNA actually contains all the genetic information। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, जो भी पेरेंट से इनहेरिट होने वाली चीजें होती हैं, जैसे ह्यूमंस में क्या होती हैं, बालों का कलर कैसा होगा, आपका स्किन कलर कैसा होने वाला है, या फिर कॉम्प्लेक्शन कैसे होने वाला है, आपकी आईज क्या, जो आइरिस का कलर है वो कैसा होने वाला है, ऑल ऑफ दैट यू आर इनहेरिटिंग इट फ्रॉम योर पेरेंट्स और मे बी फ्रॉम योर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, मतलब वो इनहेरिटेंस से ही आता है दीज थिंग्स। सो ये जो सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, ये सारी की सारी हमारे डीएनए के अंदर फीड होती है। और ये मान लो जैसे क्रोमोसोम एक है, देयर इज गोइंग टू बी 1 क्रोमोसोम जो आपका बालों का कलर डिसाइड करेगा। सिमिलरली जब हम एनिमल सेल्स की भी बात करते हैं, वो सारे के सारे जो बेसिक फीचर्स होते हैं एक एनिमल में या फिर एक ह्यूमन में, they are all decided by the chromosomes present in the nucleus of the cell। तो ये तो हमारे को पता चल गया कि ये होता है क्रोमोसोम और ये 2 चीजों का बना होता है, दैट इज डीएनए एंड प्रोटीन। ओके, मूविंग ऑन टू द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का बेसिकली फंक्शन क्या है, इट रेगुलेट सेल साइकिल, वो पूरा रेगुलेट करता है कि सेल की साइकिल होने कैसे वाली है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिविजन, a very important process in the life of a cell that is called cell division। न्यूक्लियस डिसाइड करता है कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, सब कुछ न्यूक्लियस विल टेक केयर ऑफ इट। देन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को प्रोड्यूस करना, सेल की इंटायर ग्रोथ, सेल कैसे ग्रो करेगा, वो सब कुछ न्यूक्लियस डिसाइड करता है। Then it also controls the metabolic activity of cell components। सेल के जो डिफरेंट components हैं उनमें क्या क्या metabolic activity होने वाली है, जो chemical reactions होते हैं एक सेल के अंदर, वो सब कुछ न्यूक्लियस इज गोना डिसाइड। अब यहाँ पर ये देखो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दिस इज द क्रोमैटिन मटीरियल और क्रोमोसोम्स। सो जब क्रोमैटिन मटेरियल हमारा ऐसे करके एक एंटैंगल्ड थ्रेड की तरह होता है, इसे कहते हैं हम क्रोमैटिन मटेरियल। और जब सेल को डिवाइड करना होता है, सेल जब सेल डिवीजन की तरफ जा रहा होता है, तब ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है ये छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होके क्या बन जाता है, क्रोमोसोम्स। इसीलिए आपको यहां पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्रोमैटिन मटेरियल। ओके, अब यहां पर हम एक एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। इस एक्टिविटी का क्या है रोल, ये आपको दिखाएगा कि न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ चीक सेल। ठीक है, तो कैसे होगी ये एक्टिविटी, आप दिस कैन ओनली बी डन अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ टीचर और एन इंस्ट्रक्टर। बट बेसिकली जो ये एक्टिविटी होती है, नो रॉकेट साइंस, कुछ नहीं है। आपको एक ग्लास स्लाइड दी जाती है जिसमें आप वाटर ड्रॉपलेट डालते हो, ठीक है, जस्ट टू कीप द मटेरियल एक्वस, एंड देन उसके बाद यू पुट अ स्पून इन द इनर पार्ट ऑफ द चीक, दैट इज माउथ के अंदर, यहाँ पे जो चीक पोर्शन है इसके अंदर आप एक स्पून डालते हो, एंड उसको जब आप स्क्रेप करोगे तो थोड़ा सा आपका स्किन का जो टॉप मोस्ट लेयर है वो स्क्रेप आउट हो जाता है, एंड देन यू पुट दैट स्क्रेप पार्ट ऑन द ग्लास स्लाइड। ठीक है, तो वो ज्यादा क्लियरली विजिबल नहीं होता है, इसलिए फॉर कलर पीपल ऐड मिथिलाइन ब्लू कलर का एक सोल्यूशन होता है, वो आप उसके ऊपर डाल देते हो, तो फिर
कंपोनेंट्स जो हैं वो क्लियरली दिखाई देते हैं. तो फिर वंस दैट इज रेडी यू पुट द ग्लास स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप एंड व्हाट डू यू एक्चुअली ऑब्जर्व? यू ऑब्जर्व समथिंग लाइक दिस. स्क्रीन पे देखो, देयर इज दिस फिगर. यू ऑब्जर्व समथिंग लाइक दिस जिसके अंदर आपको चीक सेल्स दिखाई देते हैं. एट द सेम टाइम हर चीक सेल के अंदर एक मेजर डॉट होती है. ये क्या है? यही है हमारा न्यूक्लियस. कंक्लूजन में क्या आ जाता है? दिस स्ट्रक्चर ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड द न्यूक्लियस. अंडर नॉर्मल कंडीशंस इट अपीयर्स एज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर with thick dense material inside, that is the chromatin material. ठीक है. when under cell division process nucleus appears bigger with different chromosomes visible. exactly मैंने आपको जैसे बताया कि पहले वो chromatin material होता है which is like an entangled thread, या फिर आप अपने ईयरफोन्स को जब बहुत दिनों के लिए इधर उधर रख देते हो तो फिर धीरे धीरे मतलब जब वो यूज नहीं हो रहे होते वो एंटैंगल होके कैसे गुच्छे की तरह बन जाते हैं. एग्जैक्टली वैसे ही क्रोमैटिन मटेरियल होता है. एंड देन इट कीप्स ब्रेकिंग डाउन व्हेन द सेल नीड्स टू डिवाइड एंड देन इट बिकम्स समथिंग लाइक दिस. लिटिल पीसेस ऑफ दोस थ्रेड्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स. ओके, नाउ वी आर गोना डिस्कस अ फ्यू ऑफ सेल ऑर्गेनल्स. सो बेसिकली सेल ऑर्गेनल्स होता क्या है मैं आपको बताती हूँ. सेल ऑर्गेनल का बेसिकली हमारा जो फंक्शन है वो ये है. सेल के अंदर हमने दो पार्ट्स तो अभी देख लिए हैं, दैट इज साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस. दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक सेल में, बट एक अलग कैटेगरी ऑफ कंपोनेंट्स हम डाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनल. और हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेल ऑर्गेनल्स की बेसिकली हमारे को ज़रूरत क्या है. अब आप जैसे मान लो जितने भी केमिकल रिएक्शंस होने हैं सेल के अंदर वो कैसे होंगे? वो सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर तो अगर होंगे तो पूरा सेल डिस्टर्ब होगा. तो जस्ट टू मेक कंपार्टमेंट्स इन अ सेल, जैसे कि आप बेस्ट एग्जांपल है आपके घर में आप सेपरेट रूम्स बना देते हो, है ना. रूम्स होते हैं हाउस में. क्यों होते हैं? जिससे कि एक हर जगह हर इंसान अगर कोई कुछ करना चाहता है, अगर आप यहाँ पे पढ़ाई करना चाहते हो, आपकी मम्मा साइड वाले रूम में टीवी देखने जाती हैं, देयर इज अ सेपरेट रूम सो दैट द एक्टिविटीज कैन बी डन इंडिविजुअली. यहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हो, उधर अगर टीवी चल रहा है, डिस्टर्बेंस नहीं होगी दोनों एक्टिविटीज में, इसीलिए डिफरेंट रूम्स हैं. सिमिलरली जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी इसीलिए डिफरेंट होते हैं जिससे कि जो डिफरेंट एक्टिविटीज एक सेल के अंदर परफॉर्म होंगी वो सब की सब इंडिविजुअली हो पाए और जो रिएक्शंस हैं वो एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें. एग्जैक्टली इसीलिए हमारे पास सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनका सबका डिफरेंट फंक्शन होता है जिसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं. सो वी हैव ऑर्गेनल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, lysosome, mitochondria, plastids and vacuoles. In this specific video we'll be considering the first three components और हम इनको अच्छे से एक बार डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और द ER. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है ये देखो. एग्जैक्टली ऐसा ही होता है. जस्ट हैव अ लुक एट द पिक्चर. एक बार इसको देख लो कि यहाँ पर दो तरह के बनाए हुए हैं, स्मूथ और रफ. इन दोनों में मैं डिफरेंस आपको आगे समझा दूंगी, बट एक बार देखने से कैसा लग रहा है ये एक बार इसमें हम नजर डालते हैं. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज बेसिकली अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनियस ट्यूब्यूल्स. क्या मतलब है इस चीज का? इसका मतलब है हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कैसा होता है? ट्यूब्स की तरह होता है या फिर शीट्स की तरफ होता है एंड इट इज अ नेटवर्क ऑफ, नेटवर्क मतलब बहुत सारे, देयर आर मल्टीपल ट्यूब्स एंड शीट्स which combine together and become the ER or the endoplasmic reticulum. एक single piece नहीं होता है. There are lot of sheets which combine. There are lot of tubes जो साथ में combine करके बनती हैं endoplasmic reticulum. ठीक है. यहाँ पर दो तरह के होते हैं हमारे पास, रफ एंड स्मूथ. इसका डिफरेंस हम आगे पढ़ते हैं. उससे पहले लेट्स सी द प्रॉपर्टी. इट कंसिस्ट्स ऑफ स्मूथ ट्यूब्स एंड रफ शीट्स एंड द न्यूक्लियर एनवेलोप.
तो बेसिकली जो हमारे को दो चीजें याद करनी है वो यही है कि एक तो इसमें ट्यूब्स होती हैं और दूसरा इसमें शीट्स होती हैं, एंड इन दोनों का ये एक्चुअली एक कंबाइंड क्या होता है, नेटवर्क होता है. दिस इज इट. ठीक है. एंड फंक्शन क्या है ईआर का, एक बार हम वो भी देख लेते हैं. ईआर गिव्स इंटरनल सपोर्ट टू द सेल. सेल को इंटरनली सपोर्ट करता है, दैट इज द फर्स्ट फंक्शन. देन इट enables the synthesis of protein, lipids and detoxifies any drug or toxins. अच्छा, इससे पहले जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हैं वो डिफरेंट होता है रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं. बट बेसिकली ये प्रोड्यूस करता है प्रोटीन एंड लिपिड, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देन इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज. इधर से उधर सब्सटेंस अगर सेल में मूव करना है तो ट्रांसपोर्ट में भी ये हेल्प करता है. ओके, अब यहां पर हम आ जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो यहां पर दो स्लाइड्स पीछे मैं आपको दिखाऊंगी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ, ये देखो ये वाला हमारा आ जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस वन इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फर्क क्या है आओ देखते हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम्स अटैच्ड टू द सरफेस. तो बेसिकली उसके जो सरफेस होता है, जैसे आपने इस वाली बॉल के साथ पक्का खेला होगा, ठीक है, इसके सरफेस पे छोटे छोटे प्लास्टिक के पीसेस चिपके हुए हैं. सिमिलरली जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, which makes its surface rough as compared to smooth endoplasmic reticulum. Whereas smooth endoplasmic reticulum does not have ribosomes on its surface and therefore it is smooth. एक स्मूथ सरफेस है, whereas रफ वाला जो है उसके ऊपर राइबोसोम्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स एम्बेडेड होते हैं, लगे होते हैं ऊपर सरफेस पे, इसीलिए वो स्मूथ रफ होता है. ठीक है. देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ साइट फॉर प्रोटीन मैन्युफैक्चर. यहाँ पर प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है, whereas स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड मैन्युफैक्चर होता है. सो दीज आर द टू बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं, इसीलिए उसका सरफेस रफ होता है. whereas स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज बेसिकली स्मूथ, उसमें कुछ भी अटैच्ड नहीं होता. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ साइट फॉर प्रोटीन, whereas स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या मैन्युफैक्चर करता है, हमारा लिपिड मॉलिक्यूल्स मैन्युफैक्चर करता है. ओके, सो हमने देख लिया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डिफरेंट फंक्शंस क्या है, स्मूथ और रफ क्या होता है, एंड हाउ डज इट लुक लाइक. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज गोल्गी अपैरेटस. जो गोल्गी अपैरेटस भी होता है बेसिकली, आप एक बार नेक्स्ट वाली पिक्चर में देखो, ये देखो, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये येलो वाला पूरा, ये न्यूक्लियोलस है ना, ये रहा न्यूक्लियोलस, ये हमारा न्यूक्लियस आ गया. ये हमारा दोनों जो हैं ये हो गए हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें फर्स्ट वाला जो है वो कौन सा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एज यू कैन सी देयर आर ribosome structures on the surface of the endoplasmic reticulum or the ER. जो बाहर वाला है वो हमारा कौन सा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं और ये स्मूथ होता है सरफेस में. जस्ट इसके बाहर हमारे पास ये रहा जी, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, दैट इज गोल्गी अपैरेटस. तो अब हम देखेंगे कि गोल्गी अपैरेटस के क्या डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और वो कैसा दिखता है. ओके, गोल्गी अपैरेटस और गोल्गी बॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ folded membranes and vessels found in the cytoplasm of eukaryotic cells. So basically इसका जो हमारा डिजाइन है वो ऐसा होता है. हर जगह आपको डेफिनेटली यू विल बी लुकिंग एट यूकार्योटिक सेल्स हम मेंशन कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं भाई, हमने पहले ही पढ़ चुका है हमने कि यूकार्योटिक सेल्स में हमारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोकार्योटिक सेल जो कि ओल्डर वर्जन है उसमें प्रेजेंट नहीं होते. इसीलिए हम हमेशा कह रहे हैं, इससे पहले भी हमने कहा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन यूकार्योटिक सेल्स. क्यों भाई, क्योंकि सेल ऑर्गेनल्स ही यूकार्योटिक में प्रेजेंट होते हैं.
सो गोल्गी अपैरेटस जो होता है एग्जैक्टली वो ऐसा होता है कि इट इज अ फोल्डेड मेम्ब्रेन एंड इट इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसका जब हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की बात करते हैं दैट मीन्स कि इट इज अ नेटवर्क होता है ये अगेन वेसल्स का, ठीक है। एंड ये किस में पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में जस्ट आफ्टर द ईआर, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ फ्लैट सैक्स नोन एज सिस्टर्न्स स्टैक्ड इन अ बेंट सेमी सर्कुलर शेप। सो सेमी सर्कुलर शेप समथिंग लाइक दिस, ऐसा सा कुछ होता है ये, एंड इट इज मेड अप ऑफ सैक्स एंड शीट्स। सैक क्या होता है? बोरी, ठीक है। सैक्स एंड शीट्स के साथ ये बना होता है। ओके, इसका फंक्शन हम एक बार देख लेते हैं। देखो, दिस इज बेसिक, देखो शीट्स की ही तरह होता है, बहुत सारी शीट साथ में आ जाती हैं, सैक्स टाइप का होता है। इट मॉडिफाइज सॉर्ट्स एंड डिस्पैचेस प्रोटीन फॉर सिंथेसिस। सो जो प्रोटीन हमारे ईआर ने बनाया है उसको जब जो पैकेजिंग है बेसिकली उसको पैकेज करेगा, वो सॉर्ट आउट करेगा कि क्या जो प्रोटीन्स है वो भी डिफरेंट टाइप्स के होंगे। ईआर अब डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स बनाएगा, वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ सेल में जाएंगे। तो गोल्गी अपैरेटस क्या करता है? उसको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और पैकेजिंग में हेल्प करता है। ये एक्चुअली ये देखता है कि कहाँ से कहाँ चीज जानी है। जो भी प्रोटीन ईआर प्रोड्यूस करेगा और जो जाना होगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। तो क्या है भाई? सबसे इजी भाषा में इट इज पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। So these are basic functions. Now it also facilitates the formation of lysosomes and the transport of lipids around the cells. Very important, lysosomes की formation में ये हमारे को help करता है ना। तो मैं यहाँ पर एक बार functions जो है सारे फिर से एक बार list down कर देती हूँ। First of all, ये formation, this is formation of lysosomes, ठीक है। एक तो लाइसोसोम की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, दूसरा हमारा जो आता है इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर्स। जो शुगर्स प्रोड्यूस होनी है हमारे सेल के अंदर वो उसको भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। देन हमने ट्रांसपोर्टेशन एंड पैकेजिंग तो देख ही लिया। ट्रांसपोर्टेशन में डेफिनेटली हेल्प करता है। कौन सा प्रोटीन कहां पर जाने वाला है? गोल्गी अपैरेटस इज द मैन फॉर इट। देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्टोरेज। स्टोरेज भी ये अपने ऊपर ही ले लेता है। जैसे हमने कहा कि प्रोटीन अगर ईआर बना के लेकर आएगा, वो स्टोर कहाँ होनी है? पैकेज होने से पहले, पैकेज होने के बाद, ट्रांसपोर्ट होने से पहले अगर वो स्टोर होनी है तो वो गोल्गी अपैरेटस ही स्टोर करता है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज लाइसोसोम। एंड लाइसोसोम्स एक्चुअली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है सुसाइड बैग्स। ये इनका निकनेम है विच इज गिवन एज पर दी फंक्शन दैट दे परफॉर्म। क्यों कहते हैं इनको सुसाइड बैग्स? देखो यहाँ पर इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है? लाइसोसोम्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देन फूड वैक्यूल है एंड डाइजेशन। तो अब आपको ये तो जरूर समझ आ रहा होगा कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू डाइजेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है। बट यहाँ पर डाइजेशन हो किस चीज का रहा है? लेट अस लुक एट इट। सो लाइसोसोम्स बेसिकली हमारे दिस इज समथिंग लाइक अ डस्टबिन। जो भी चीज आपको घर में नहीं चाहिए होती आप कहाँ फेंक देते हो? डस्टबिन में फेंक देते हो। वैसे ही सेल को जो भी अनवांटेड चीजें होती हैं सेल के पास, वट एवर अनवांटेड सब्सटेंसेस गिवन टू द सेल, सेल के अंदर जो प्रोड्यूस हो जाता है या फिर जो भी अनवांटेड मटेरियल होता है वो लाइसोसोम को भेज देता है। एंड लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे अच्छे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं?
उस अनवांटेड मटेरियल को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देता है एंड दैट इज हाउ उसकी जो मटेरियल की एग्जिस्टेंस है वो धीरे धीरे फिनिश हो जाती है एंड उसी वे से वो एक्चुअली वेस्ट मटेरियल जो प्रोड्यूस करा है सेल ने उसको प्रोसेस करते हैं. सो इट इज बेसिकली प्रोसेसिंग, इट इज हेल्पिंग इन प्रोसेसिंग द वेस्ट मटेरियल ऑफ द सेल. जो भी वेस्ट होता है वो कहाँ चले जाता है, लाइसोसोम के पास भेज दिया जाता है. इसको सुसाइड बैग भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार इसके पास कोई मटेरियल पहुंच गया, ये अपना काम बड़ी अच्छे से करता है, ये उसी टाइम उसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा छोटे छोटे पार्ट्स में एंड देन इसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है दे विल स्टार्ट फंक्शनिंग एंड देन दे विल प्रोसेस द होल अनवांटेड मटेरियल और द अनवांटेड पार्टिकल्स एंड दैट इज हाउ दे प्रोसेस द वेस्ट मटेरियल ऑफ द सेल. ठीक है. अब डिस्क्रिप्शन, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड मोस्टली इन यूकारियोटिक सेल्स. यूकारियोटिक सेल्स अगेन आई वुड नॉट लाइक टू रिपीट इट, बट लाइसोसोम्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, दे आर लाइक सैक्स. सैक्स क्या होते हैं, बोरी, पॉकेट्स टाइप होते हैं, ये ऐसा कुछ होता है जिसके अंदर मटेरियल जा सकता है एंड इसके अंदर हमारे पास एंजाइम्स होते हैं विच ब्रेक्स डाउन द मटेरियल इनटू स्मॉलर पार्ट्स. ठीक है. दीज आर स्फेरिकल sac like structures that contain digestive enzymes. They are responsible for breaking down worn out parts of the cell and destroying any foreign bacteria. अगर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस अटैक करता है सेल को तो वो भी लाइसोसोम के पास भेजा जाता है जहां पर वो जो स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स हैं दे help in killing that bacteria or virus. That is why it is known as the suicide bag of the cell. So with this we come to the end of the video. I hope आप लोगों को ये समझ आया हो the components that we've talked about. आगे के जो components है we will continue that with the next video. If you like the video, give a thumbs up, subscribe to our channel and stay tuned to our channel. Thank you.